ये मैकग्रॉ हिल ने छापी है, जो मैंने 2014 का फर्स्ट एडिशन था और अभी 24 में इसका 6th एडिशन है। एक यूपीएससी फोकस को करके आपने जो ये बुक लिखी है, तो मतलब बच्चे इसको कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे? यूपीएससी में जो मेंस है, यस सर, वो ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि 4 ऑप्शन में से दे दिए आपके फुल नंबर आ गए। तो उसमें तो लिखना है। उसमें लिखना है। लिखने में आपके 10 में से 2 भी आ सकते हैं और 10 में से 8 भी आ सकते हैं। तो वो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स ऑफ टेररिज्म क्या है? जो बाहरी स्टेट है, एक्सटर्नल स्टेट जो टेररिज्म को फैला रहे हैं किसी भी देश में। सो फॉर इंडिया आईएसआई इज एन एक्सटर्नल स्टेट एक्टर। अगर एक सवाल एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि कश्मीर इशू में क्या चल रहा है, तो वो कितने अंडरस्टैंडिंग और विजडम के साथ जवाब आया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही है? दोनों के अंदर अंतर है। बड़े आसानी से लोग कह देंगे इंटरनेट बंद कर दिया, ये तो बहुत जाती है और फ्रीडम के ऊपर, पर्सनल फ्रीडम और आर्टिकल इसका उल्लंघन है उसका। अरे भाई, ओवरऑल पर्सपेक्टिव तो देखो। भारत सरकार के सिविल सर्वेंट, भारत सरकार के आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर, तो आप कैसे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के एंगल की बजाय दूसरे एंगल से सोच सकते हैं? मैं रिपोर्ट बोलता हूँ कि 100% सिक्योर कुछ नहीं, 100%। कहीं ना कहीं हमें सुपर अलर्ट रहना पड़ेगा। नैरो पर्सपेक्टिव और एक बिग पिक्चर देखने का अंतर है बस। यस, ऐसी थोड़ी रातों रात इतनी AK-47 आ गई, दुनिया भर का RDX आ गया। इससे एक जैसे कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी, एक पर्सपेक्टिव, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की जो कहानी है, वो चली कैसे। तो मैं इंटरनल सिक्योरिटी का एक ओवरऑल आइडिया दूंगा अभी 10 से 15 मिनट में। हेलो एंड वेलकम। आज हमारे साथ तथास्तु में जो गेस्ट है, ही इज अ पर्सन विद मेनी हैट्स। उन्होंने 1989 में अपना सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया, आईपीएस मिला, एंड देन ही रोज अप टू द लेवल ऑफ डीजीपी उत्तराखंड. Later on he retired and now also an author of 5 books, internal security, international relations और क्या नहीं, इतनी सारी चीज़ों पे उन्होंने किताब लिखी है। लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा एनर्जी जिस चीज़ से आती है वो है बच्चों से इंटरैक्शन। एक पुलिस में होने के बाद भी एकेडमिक्स से जुड़े रहना अपने आप में एक बहुत उम्दा क्वालिटी है, एक ऐसी चीज़ है जो बहुत रेयर है सर, क्योंकि आईपीएस में शायद कहीं ना कहीं लोग एक अलग माहौल में खो जाते हैं और एकेडमिक्स, किताबें पढ़ाना, बच्चे कहीं दूर हट जाते हैं, और आपने ये मेंटेन करके रखा। दिस इज सच अ कमेंडेबल जॉब सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर and we will I'm really congratulating you on the new book, 6th edition, new edition, the 6th and the new edition of internal security. सर, ये मेंस का एक सब्जेक्ट है हमारा, बिल्कुल पेपर 3 में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी और लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी। बिल्कुल सही बोला सर, वेरी वेलकम। एंड सर, पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, सर आपको इंस्पिरेशन कैसे आई? बुक का आइडिया कहाँ से है, मैं वहीं से बताता हूँ। क्योंकि कभी सोचा नहीं था मैं इस टॉपिक पे किताब लिखूंगा। तो क्या हुआ, 2013 में यूपीएससी ने पूरा सिलेबस बदल दिया। ठीक है, और पहली बार इंटरनल सिक्योरिटी जो टॉपिक जो है वो सिलेबस में आ गया, मेंस के सिलेबस में। तो मेरा एक स्टूडेंट मेरे टच में था आफ्टर 2010, विपुल, जो बाद में इसका को-ऑथर भी बन गया। ठीक है, तो वो मेरे पास आया, मेरी बुक आई थी ह्यूमन इन खाकी, फर्स्ट बुक 2010 में, जो IIT दिल्ली में रिलीज हुई थी। जी सर। बिकॉज आई एम एन एलुमनाई ऑफ IIT दिल्ली। तो वो मेरे टच में था, सिविल सर्विस के छोटे मोटे टिप्स लेता रहता था मेरे से। तो जब ये सिलेबस चेंज हुआ तो ही वॉज वेरी वरीड, ही केम टू मी कि सर इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, इंटरनल सिक्योरिटी की। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा मुझे सिलेबस दिखाओ। तो सिलेबस बहुत टफ था, उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत टफ थी। फिर मैंने कहा अच्छा इसमें आपको पढ़ा क्या रहे हैं? हाँ। तो वो दिखाया उसने, कोचिंग वालों के नोट्स, जो भी कोचिंग थी, मुझे नाम याद नहीं है। तो दोनों में कोई मैच ही नहीं था, सिलेबस अलग और नोट्स अलग। हाँ, मतलब सिलेबस अलग और पढ़ाने वाला टॉपिक अलग। तो जिसमें मैंने फाइंड आउट किया वो था एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स ऑफ टेररिज्म।
एंड नॉन स्टेट एक्टर्स ऑफ टेररिज्म। अब ये काफी टेक्निकल टर्म है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब जीरो, मतलब कोई लिंक ही नहीं है टॉपिक से, जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे थे। तब मुझे आइडिया आया कि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ बच्चे बेचारे मिसगाइडेड हो रहे हैं, और इस पे एक प्रोफेशनल आदमी द्वारा बुक लिखना जरूरी है। बिल्कुल। तो तब हमने इसको प्लान किया और फाइनली ये बुक शेप में आई, और इसको आने में बहुत मेहनत हुआ, बिकॉज इसमें बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और देश की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। तो एक एक कभी कभी एक वर्ड के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। तो दैट्स हाउ द आइडिया केम। मैं यहीं पे बस इतना बता दूं कि एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स ऑफ टेररिज्म क्या है। यस सर। पहले अब तो बहुत जनता जान गई होगी, 10 साल हो गया अब इस टॉपिक को। जो बाहरी स्टेट है, एक्सटर्नल स्टेट, जो टेररिज्म को फैला रहे हैं किसी भी देश में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे आर एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स of terrorism. So for India, ISI is an external state actor. Right? very. और इसका कहीं दूर दूर तक कुछ मेंशन नहीं था, मतलब जो कोचिंग वाले उनको पढ़ा रहे थे। तो सर कई बार, और ये मैंने भी अक्सर नोटिस किया है, मतलब जब मैंने भी तथास्तु जो शुरू किया था उसके पीछे भी इंस्पिरेशन लगभग ऐसी ही थी कि बहुत बार मिसमैच देखने को मिल रहा था अलग अलग जगह पर, कि पढ़ाया कुछ जा रहा है, पूछा कुछ और ही जा रहा है। तो यूपीएससी की एक फ्रेमवर्क में लोग फिट ही नहीं कर पा रहे थे, जो सिलेबस, जैसे एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी है, वैसे भी यूपीएससी को लेके कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक डायरेक्शन है, एक फ्रेमवर्क है, कहीं ना कहीं कोई लॉजिक है कि क्या पूछा जाएगा। इवन इंटरव्यू में, एवरीवेयर, प्रिलिम्स में, इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट। तो वो जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी जज कर रहे हैं उसके थ्रू। ऐसा नहीं है जो कभी आप सोशल मीडिया पे आजकल जाने क्या चल जा रहा है यूपीएससी के इंटरव्यू के नाम से, वो नहीं है, वो सब फेक है। कुछ भी चल रहा है, वो कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए, वो सब फेक है मतलब। सर मेंस के नाम पे भी मैं अभी हाल ही में कहीं पे कुछ पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि कोई भी क्वेश्चन, मतलब रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि मेंस में पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देयर इज अ लॉजिक एंड अ फ्रेमवर्क जिसमें यूपीएससी काम करता है, और बस वो डिकोड करना ही एक आर्ट है। जब डिकोड हो जाती है तो क्लियर होने के चांसेस बहुत आसान हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो सर जैसे आप तो पुलिस में काम कर रहे थे और आपने इन सब मुद्दों को, इन सब इश्यूज को बहुत क्लोजली फेस भी किया होगा, तो क्या वो वाले एक्सपीरियंसेस भी आपने कोशिश करी कि इस किताब में आ जाए? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये नरेशन ऑफ स्टोरीज नहीं है, या नरेशन ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं है, जो जैसे मेरी बुक है ना ह्यूमन इन खाकी, और एक बुक है साइबर एनकाउंटर्स, वो दोनों नरेशन है, मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है। ये काइंड ऑफ रिसर्च वर्क भी है, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस प्लस रिसर्च। तो ये एक प्रकार से टेक्स्ट बुक ही मान लीजिए। इसमें हम कहानियाँ कम बता रहे हैं और पूरा एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहे हैं कि है क्या, टेररिज्म क्या है, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे फैल रहा है, इसके पीछे के लॉजिक क्या है, कारण क्या है, इंडिया में कितने फॉर्म का टेररिज्म चल रहा है, कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, नक्सलिज्म हो, हिंटरलैंड टेररिज्म हो, ये सब का अलग अलग से बैकग्राउंड है, कौन सा एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स द्वारा फैलाया गया है, कौन सा हमारा इंडिजिनस है, ठीक है ना। जैसे नक्सलिज्म कहीं ना कहीं हमारी अपनी इंडिया के अंदर से ही पैदा हुआ है। पर ये बात अलग है कि आईएसआई उसको भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट करती है, उसका एडवांटेज उठा लेती है, एडवांटेज उठाती है। कोई भी एंटी गवर्नमेंट कुछ भी हो रहा है उसका वो हमेशा फायदा उठाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं सर, रिसेंट में जैसे खालिस्तान इशू जो हुआ और ये सब चीजें जो हुई, तो सर ये इट्स अ टेक्स्ट बुक वेयर बाय हम लोगों ने एक यूपीएससी फोकस को करके आपने जो ये बुक लिखी है, तो मतलब बच्चे इसको कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे? देखिए, इस बुक के थ्रू, दिस वाज द फर्स्ट बुक ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। इससे पहले कोई किताब नहीं आई थी, ये 2014 में रिलीज हो गई थी। 13 में सिलेबस आया, 14 में पहला पेपर हुआ इसके ऊपर, और 14 में ये बुक रिलीज हो गई थी। उसके बाद अभी 6ठा एडिशन अभी रिलीज हुआ एक हफ्ता पहले, ठीक है। तो कुल मिला करके बुक आपको एक बैकग्राउंड देती है कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है, ऑन वेरियस फ्रंट्स, और उससे आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिलेगा। वंस यू अंडरस्टैंड द होल पर्सपेक्टिव, तब आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। देखिए, करंट से तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा,
वेरी ट्रू। हाँ, चाहे वो मणिपुर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पंजाब की प्रॉब्लम हो, चाहे कश्मीर की हो, नक्सल में क्या स्टेटस है, इसीलिए बुक अपडेट भी करनी पड़ती है। हाँ सर, मैं देख रही हूँ 6th बार बार एडिशन अपडेट आ रहा है, है। हाँ। 10 साल में 6ठा एडिशन आ गया मित्र रोहिल द्वारा, तो इसीलिए है कि अपडेशन बहुत जरूरी है। बट कोई भी यूपीएससी का एस्पिरेंट ये सोचे कि ये बुक अपने आप में उसके लिए सफिशिएंट हो जाएगी, आई वोंट क्लेम दैट। व्हाट आई क्लेम इज कि ये बुक आपको पूरी तरह बैकग्राउंड में तैयार कर देती है कि आप पूरे इक्विप्ड हो उसको आंसर करने के लिए। तो आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है, Yes. करंट से आप उसे सप्लीमेंट करते रहो। बैकग्राउंड है, पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव है। Yes. आपको इश्यूज समझ में आ गए हैं। यस, वो पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। जैसे बालाकोट हुआ, यस सर। तो बालाकोट पे मेरे को बच्चों ने पूछा कि सर क्या है, क्या फर्क है, हाँ, मतलब क्या नया है इसमें। मैंने कहा इसमें बहुत कुछ नया है। सबसे बड़ी बात नहीं ये है कि अभी तक हम टेररिज्म को लेकर डिफेंसिव थे, बहुत ज्यादा डिफेंसिव थे, कि एक मॉड्यूल पकड़ा गया ऐसे ही का, हमने उसको अरेस्ट कर लिया, फिर ट्रायल कर दिया, 10 साल कोर्ट में चलता रहा, ठीक है। तो अभी पहली बार इंडिया ने पूरा पैराडाइम शिफ्ट किया, पैराडाइम शिफ्ट किया कि हम ऑफेंस भी कर सकते हैं। तो ऑफेंस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ डिफेंस। Yes. कहीं ना कहीं Offense is the best defense. बेस्ट, समटाइम्स, Sometimes. नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। तो मैंने कहा पैराडाइम शिफ्ट आया हमारी स्ट्रेटजी में, सो दैट इज द सिग्निफिकेंस। तो ये सारी चीजों को इसी तरह के पर्सपेक्टिव में ये किताब डील करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर टू हिंटरलैंड टेररिज्म, टू नॉर्थ ईस्ट, टू नक्सलिज्म, टू कम्युनलिज्म, देन साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। तो थोरोली उनका पूरा पर्सपेक्टिव बच्चे को देती चलती है, जिससे कि आप आंसर करने की पोजीशन में होते हैं। पोजीशन में आ और जाएंगे। कई बारी तो डायरेक्टली बुक से आ जाता है बहुत कुछ, और कई बारी वो करंट से रिलेटेड होता है। करंट से रिलेटेड भी होगा तो आप पूरी तरह इक्विप्ड होंगे, मतलब आंसर करने के लिए। Very true. देखिए यूपीएससी में जो मेंस है, Yes sir. वो ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि 4 ऑप्शन में से दे दिए आपके फुल नंबर आ गए। तो उसमें तो लिखना है। उसमें लिखना है। लिखने में आपके 10 में से 2 भी आ सकते हैं और 10 में से 8 भी आ सकते हैं। तो वो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप राइट पर्सपेक्टिव पे हो, राइट सोच के उसको सही बैलेंस टू द पॉइंट आंसर हो रहा है, जो एग्जामिनर चाह रहा है कि ये पॉइंट आना ही चाहिए, वो उसमें डले, तभी आपके मार्क्स आएंगे। वेरी ट्रू सर। और मेंस में तो बहुत डिफरेंस भी है, किसी बच्चे के बिल्कुल नंबर नहीं आ रहे जबकि उसने भी वही पढ़ा है, और किसी के बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैंने बताया ना गैप कहाँ है, गैप यही है कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, कितना डेप्थ में मेरा एनालिसिस है, और जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है वो बच्चा पकड़ भी रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। वेरी ट्रू। वो खाली रट्टाफिकेशन वाले को तो फिर वो 3 और 4 ही देंगे। मतलब 7-8 पे जाना है आपको 10 में से, तो यू नीड टू हैव अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। तो कहीं ना कहीं शायद हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में टेस्ट हो जाती है। एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल कॉम्पिटेंस वो हमारी मेंस में चेक हो जाती है। हाउ टू प्रेजेंट इट, आर्टिकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन। एंड इंटरव्यू के लिए जो लास्ट में एक चीज बचती है, द सब्जेक्टिव पर्सनालिटी, वो चेक हो जाती है। उसमें भी जो है मेंस वाली चीजें हैं कुछ ये वहां भी जाती हैं कि आपका एनालिसिस कितना इन डेप्थ है, उसका प्रेजेंटेशन कितना टू द पॉइंट है, कितना कंसाइज है, कितना क्लियर है। बिल्कुल। वो सारी चीजें पर्सनालिटी का पार्ट बनती हैं। तो वो जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो तो चेक होते ही ना, कि अगर एक सवाल अगर एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि कश्मीर इशू में क्या चल रहा है, तो वो कितने अंडरस्टैंडिंग और विजडम के साथ जवाब आया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज रिपोर्टिंग हो रही है। दोनों के अंदर अंतर है। बिल्कुल, बड़े आसानी से लोग कह देंगे इंटरनेट बंद कर दिया, ये तो बहुत जाती है, और फ्रीडम के ऊपर, पर्सनल फ्रीडम और आर्टिकल इसका उल्लंघन है, उसका। अरे भाई ओवरऑल पर्सपेक्टिव तो देखो। 75 ईयर से एक आर्टिकल 370 वहां पर था, उसको हटाना कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल। तो उसके लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ेंगी आपको। इंटरनेशनल फोरम पे भी मैनेज करना है, इंटरनल सिक्योरिटी भी मैनेज करनी है, लॉ एंड ऑर्डर भी मैनेज करना है, और टेररिज्म भी मैनेज करना है। तो अगर मैं इसी फ्रंट पे रह गया और एकदम से लॉ एंड ऑर्डर में लाखों लोग सड़कों पर आ गए एक दूसरे से इंटरनेट पे कनेक्ट होकर, तो मेरे लिए तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और सही बात वो फिर इंटरनेशनलाइज भी होगा। तो कभी कभी कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये जो फ्रीडम की बात है, तो जब मेरे को कितना बड़ा देश के लिए डिसीजन हो रहा है,
48 के बाद पहली बार 2019 में हुआ है, यानी 71 ईयर्स के बाद हाँ। है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा इट मीन्स ऐसा लाइक नहीं कि हम इंटरनेट के नहीं बिना कर जी नहीं सकते। सकते। हाँ एग्जैक्ट, हाँ, वो हाँ, नेसेसिटी थोड़े ना बन गई है अभी। हो सकता है शायद कुछ दिनों में बन नेसेसिटी जाए। तो बनी गई होगी, इसके बावजूद कभी कभी लाइफ में बिल्कुल बेसिक्स पे जीना पड़ता है, तो बेसिक्स के तो बाद ही है ये। हाँ बेसिक्स के तो बात है, खाने हाँ, पीने यस, रहने यस, सोने के रोटी अलग। कपड़ा और मकान के तो बाद है। हाँ तो कभी कभी हमें ये बात ठीक है, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनलिमिटेड टाइम के लिए बंद नहीं कर सकते। There has to be a logic, there has to be some emergency, that everything has to be in writing, on record. But there can be circumstances जब हमें अपनी कुछ फ्रीडम खोनी पड़ेंगी। तो this was one of those circumstances. सर कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो लिखा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। That's what I'm saying. सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया। हाँ रीजनेबली वी कैन रिस्ट्रिक्ट सम थिंग्स। सर एक आजकल एक हाल ही में एक स्पीच में एनएसए सर धोवल सर ने बोला कि 4th जनरेशन वॉरफेयर इज नाउ टेकिंग शेप। सर ये 4th जनरेशन वॉरफेयर पे सर आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। मैं एग्जैक्टली मैंने ये कॉन्टेक्स्ट सुना नहीं है, बट प्रॉब्ली इज टॉकिंग अबाउट साइबर वारफेयर। यस सर, यस सर। तो उसको मैंने अपनी किताब में इस 14 में यूज किया है कि फ्यूचर वार्स विल नॉट बी फॉट इन एयर और ऑन लैंड और इन वाटर, दे आर गोइंग टू बी फॉट इन साइबर स्पेस। तो एब्सोल्युटली। ये साइबर स्पेस के वार हैं जो 4th जनरेशन वार हैं, और वो वर्चुअल स्पेस में लड़े जा रहे हैं और लड़े जाएंगे। क्योंकि आप सोचो, अगर आपको किसी कंट्री की इकोनॉमी को क्रिपल करना है, किसी कंट्री के डिफेंस को क्रिपल करना है, उसकी हेल्थ सिस्टम को क्रिपल करना है, एयरवेज को क्रिपल करना है, तो बस यू जस्ट नीड टू cripple their computers. यस, मतलब जस्ट नीड टू हैक देयर सिस्टम्स एंड एवरीथिंग इज गॉन। सर ये तो बहुत बड़ा रिस्क, एक मतलब मुझे इस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज जो बहुत नज़र आता है। सर हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था, टेलीग्राम से रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ था कि जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे लेक्चर्स और ये सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं उधर, और बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो जब मैंने उस पर अंदर थोड़ा जाके समझने की कोशिश करी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपने आप के अंदर एक अलग देश और दुनिया है जहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। डार्क वेब में कितना कुछ हमारा सारा डाटा बिक रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी जहाँ तक कंसर्न है ना, मेरी जो बुक भी आई है बेंजामिन से, साइबर एनकाउंटर्स, तो मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि 100% सिक्योर कुछ नहीं है। 100% कहीं ना कहीं हमें सुपर अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हो। अदरवाइज बहुत ही जिसे बोलेंगे क्रिटिकल एरिया है हमारे लिए। सर बहुत मुश्किल है, मतलब हम लोग इतना फ़ोन यूज़ करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, फिर भी मैंने तो अपने कई दोस्तों के साथ देखा है कि साइबर फ्रॉड हो जाता है। आपने स्नोडन रिविलेशंस तो सुना होगा हाँ ना, हाँ, यस सर, 2013 यस का। सर, वो यस क्या सर। था स्कैम? हाउ डिड इट डू इट? वहीं से वो लेकर आया, डेटा लेकर आया नहीं, और वो डेटा उसको कहाँ से मिला? डार्क मतलब वेब। हाउ डिड द विकीलीक्स जिसको बोला हाँ, था, तो विकीलीक्स, विकीलीक्स यस। क्यों हुए मैं बताऊं। बेसिकली इंडिया के ने किसी से मान लिया ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रखा है विद इन इंडियन सिस्टम, हमारी डिफेंस टू डिफेंस मिनिस्ट्री टू दिस टू दैट ईमेल्स होती हैं, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो वो सारा डाटा किसी न किसी सर्वर पर तो है। हाँ आप कितने भी पासवर्ड लगा लो, तो कहीं ना कहीं याहू और जीमेल के पास तो था वो सब। हाँ So the US government forced the companies to provide them all the data. So that's how they were snooping over the whole world. यस यस यस। So वो उसने विकीलीक के थ्रू निकाला। So imagine करो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 100% सिक्योर कुछ नहीं है, कि कहीं ना कहीं तो आपका वो एनक्रिप्टेड डेटा के भी तो पासवर्ड उनके पास तो है ही ना वो सब, जहाँ पे भी सेव हो रहा है। yes. तभी बार बार बात होती है कि सर्वर्स को इंडिया में लेकर आओ। तो ये बहुत ही लोकल अनएथिकल सर्वर। था। मतलब आप किसी प्राइवेट कंपनी को इस तरह से फोर्स किया जाना और उनके द्वारा भी सारा डाटा दे दिया जाना इतने फ्री कंट्री में, तो इट इज हाईली अनएथिकल। फिर तो किसी का कुछ पर्सनल बचेगा ही नहीं। सर तो आजकल पर्सनल है कहाँ, मतलब मुझे तो वो जो डेटा जिसके ऊपर मैं जब भी बात करती हूँ, तो मैंने तो कई बार ऐसा महसूस भी किया है कि अगर फ़ोन रखा है
बात भी नहीं हो रही है, लेकिन अगर वो हमारी कन्वर्सेशन सुन रहा है, कल को अगर हमने जूतों की बात करी है तो जूते दिखने लगेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सा- ये सब एआई का कमाल है। सर ऐसा कैन यू टेल मी लाइक एआई वॉरफेयर भी हो सकता है क्या? कैन इट बी टर्न इनटू अ वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी? देखिए, लॉन्ग टर्म में क्या क्या इम्प्लीकेशन होंगे एग्जैक्टली सोचा जाना तो मुश्किल है, पर मैं ऐसे ही एक मीम ही देख रहा था और उससे एक बड़ा बहुत सिंपल सी बात है, एआई कुछ और करे ना करे, हमारी इंटेलिजेंस तो दूर कर ही रही है। मतलब ह्यूमन बीइंग विल नो मोर बी एज इंटेलिजेंट। जैसे आप यस। सोचिए, जब हम बचपन में थे, हम हाँ कैलकुलेशन खुद करते थे और कितने फास्ट करते थे। सर, रास्ते याद रखते थे। रास्ते याद रखते थे, कैलकुलेशन रखते थे, कितने फास्ट करते थे। वो सब हमारा गया, गया तो गया वो सारा गया। उन्होंने ले लिया। तो कल को मेरी जो इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन बीइंग की है, जिसने एआई को क्रिएट किया, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। विल बिकम सो मच डिपेंडेंट ऑन देम, We'll become slaves, विल you know, बिकम nearly. स्लेव्स ऑफ आवर ओन क्रिएशन। तो एआई इज सर्टेनली, फायदे बहुत हैं, किंतु साथ ही साथ हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस हैम्पर ना हो जाए। yes, ऐसा मुझे याद है, पहले ना सबके नंबर याद क्रिएटिविटी हुआ तो हो ही करते रही थे। है, क्रिएटिविटी तो हो ही रही है, इंटेलिजेंस भी चली जाएगी। मतलब नहीं सर, पहले कितने नंबर याद होते थे अब हमें, सब खत्म। और मतलब अब मैं अगर सोचती हूँ तो 10-15 नंबर से ज्यादा याद भी नहीं है। और मेरे पापा या दादाजी की जनरेशन के अंदर मैं देखती थी कि वो पूरी पूरी डायरिया उन्हें याद रहती थी कि उन मामा जी का ये नंबर है, या ठीक इस बात है, तरीके से, बिल्कुल और ठीक। रास्ते याद रहते थे। और अब मैं हर चीज में गूगल, और गूगल मैप्स गूगल बाबा हमें कई बार कहीं जाने किस गली में ले जाते हैं, और जहाँ कई जगह बार ही तो नहीं खेत पे ले जाके खड़ा कर देते हैं और आगे का रास्ता ही नहीं पता, और कहते हैं यू हैव रीच्ड। होती। सर एक चीज और मैंने देखी कि ये गूगल वगैरह ना हमारी सब हिस्ट्री सेव रखते हैं। एक दिन हमने खोला और उसने बताया कि महीने में हम कहाँ कहाँ गए थे। ये सब रहता है, सब रिकॉर्डेड है, सब उनके पास है। ये सब भी तो सर वो ये सब भी एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज तो है। चैलेंज है, एक्चुअल में चैलेंज है, और एक्चुअल में रिस्क हैं। जिसको सिक्योरिटी का थोड़ा भी वो है, तो उसके लिए तो मोबाइल गैजेट्स मीन आप अपनी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज कर रहे हो। लोकेशन ऑन इसीलिए करना सब आपका पता है, सर, पैटर्न्स इसीलिए पता है शायद आपको। डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह के अंदर हम लोग, जब मैं जॉब कर रही थी तो हम लोगों को सिर्फ वो छोटे वाले फोन्स अलाउड थे, जिसके अंदर ना इंटरनेट होता है, ना ब्लूटूथ होता है, ना और कुछ होता है, वो छोटे वाले नोकिया के। एटलीस्ट वो सेफ्टी फैक्टर, उसमें फैक्टर हायर है। उसमें हायर है, इट्स अनकनेक्टेड, एयर गैपिंग। तो सर जैसे आप इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से एक समझते हैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, हाउ शुड अ चाइल्ड गो अबाउट स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, एंड मतलब कैसे उसे पढ़ना चाहिए, और आंसर्स में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि वो अपने आंसर्स को एनरिच बना सके, ज़्यादा मार्क्स पा सके? देखो, एक तो मैं इंटरनल सिक्योरिटी का एक ओवरऑल आइडिया दूंगा अभी 10 से 15 मिनट में। एक बेसिक पर्सपेक्टिव बन जाएगा बच्चे का। जी ठीक सर। है, वो उसको जरूर समझ आना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है, मैं बहुत सारी क्लासेस में भी जाता हूँ, इंटरेक्टिव सेशन में भी जाता हूँ बच्चों के साथ, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कहीं ना कहीं मीडिया से गाइडेड मिसगाइडेड रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी और चीज़ से वो रहते हैं। तो उनके कंफ्यूजन में वो सारे सवाल जो मैंने अभी बात किया आपसे कि भाई पर्सनल फ्रीडम ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसमें एक बड़ी बात याद रखें कि इंटरनल सिक्योरिटी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आपको पता ही होगा, पहले एक जनरल कहावत है, जबकि उसका कोई वैसे है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ, ठीक है, जब देश की सिक्योरिटी नहीं बचेगी तो फिर क्या बचेगा? बाकी सब करेंगे कैसे? इट इज द मोस्ट प्राइम थिंग। हम्म तो हमें कोई भी आंसर उस एंगल से देना है जो नेशनल सिक्योरिटी के फेवर में हो। ये सबसे बड़ा टिप है इस पूरे सब्जेक्ट के लिए। मतलब अगर आप इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, Yes. ये आप पे एक जिम्मेदारी है कि आप सारी चीजें करेंगे, लेकिन सबसे प्राइम जिसको रखेंगे वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी है। Yes. और अगर आपकी आंसर राइटिंग में वही क्वालिटी, वही वैल्यू नजर नहीं आई तो गया काम। और अगर वो नजर आ गई तो यू हैव हिट द मेजर स्पॉट। कोई बोलेगा कि मुझे बैलेंस्ड आंसर देना है, नक्सल के फेवर में भी देना है, नहीं भी देना, ये क्या बात है? आप टेररिज्म के फेवर में कैसे कश्मीर को भी, इसको भी जस्टिफाई करना है, उसको भी करना है। मैं इंडिया नेपाल के एंगल से भी सोच रहा हूँ, पाकिस्तान के, मुझे दुनिया भर का ठेका नहीं ले रखा। नेशनल सिक्योरिटी है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी है, तो आप इंडिया के इंटरेस्ट की बात करेंगे। जैसे फॉरेन पॉलिसी है, तो इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप इंडिया के सिविल सर्वेंट कैसे बन सकते हो?
एग्जैक्टली आप रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनेंगे आप तैयारी तो कर रहे हो इंडिया के सिविल सर्वेंट बनने की, हाँ हैं, और आप आंसर देना चाह रहे हो लाइक यूएन दिस थिंग, यूएन के यूएन ऑफिशियल ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्वर कि मैं तो भाई मैं तटस्थ हूँ। तटस्थ रह के हाँ। करूंगा। नहीं, आपको इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से लिखना पड़ेगा, इंडिया के इंटरेस्ट में जो है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में जो वो लिखना पड़ेगा। क्योंकि सर आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जज करता है यूपीएससी भाई कि आप सिविल सर्वेंट, मतलब ठीक है आप बहुत सारी प्रोफाइल्स कर सकते हो लेकिन सिविल सर्वेंट बनने लायक हो या नहीं, क्योंकि एक बहुत प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास भारत आएगी। सरकार के पब्लिक सर्वेंट हो आप, हाँ भारत सरकार के सिविल सर्वेंट हो हाँ। आप, भारत सरकार के आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर हो आप, हम्म, तो आप कैसे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के एंगल की बजाय दूसरे एंगल से सोच सकते हो? हमें तो हर चीज में ये देखना है कि टेररिज्म कैसे कंट्रोल होगा, नक्सलिज्म कैसे कंट्रोल होगा। एग्जैक्टली हाँ, हाँ। तो मुझे तो इस बात का ख्याल रखना ना, हाँ। उसी के हिसाब से आंसर करना है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। कई लोग ह्यूमन राइट्स की बातें करने लगेंगे, तो ह्यूमन राइट्स की एक तरफा, ऐसा नहीं ह्यूमन राइट गलत है, हाँ ह्यूमन राइट्स की एक तरफा बातें करेंगे। बड़े बड़े ऑथर्स ने इतना कुछ लिखा नक्सलवाद पे या किसी और पे, आप देखिएगा 76 लोग मारे गए 2010 में सीआरपीएफ की, एक पूरी कंपनी खत्म कर दी। किसी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के कोई आर्टिकल नहीं आया उनके फेवर, तब कहाँ चले गए? एज इफ सिक्योरिटी पीपल आर नॉट ह्यूमंस। एज इफ सिक्योरिटी पीपल आर नॉट ह्यूमन, या जैसे कि उनके ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, हाँ तो वो क्या आदमी नहीं है? उनके ह्यूमन राइट्स पे क्यों नहीं आपने बात की? खाली क्रिमिनल्स के ह्यूमन राइट दिखेंगे, हैं, टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स दिख जाएंगे, नक्सलाइट्स के ह्यूमन राइट दिख जाएंगे, तो इनके कौन देखेगा? सो बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। हमें हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से, पर्सपेक्टिव से देखना है, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हो, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अंदर एक मतलब आपको ये वैल्यू या ये जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू मेंटेन हमेशा रखना अपने आंसर्स के अंदर। और सर जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में एक आपने जैसे बताया, और ये मैं एथिक्स में भी और बहुत इंटरव्यूज़ में भी बहुत जगह मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चों को बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बैलेंस्ड आंसर देना है। जो ये बैलेंस है ना, ये बड़ा मिसगाइडेड एक चीज़ चल रही है। जैसे मैंने कई लोगों को इससे सुना कि आंसर राइटिंग का मतलब है कि दोनों तरफ की बातें लिख दो और इनडिसीजन छोड़ दो, मतलब इन कंक्लूजन लिख दो, जबकि मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। ऐसा है ना, ये सब कोई ना कोई जैसे बोलेंगे अध कचरे लोग सिखाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। जो आपने बात की ना, उसका मैं बताता हूँ। उसका ये है कि यूपीएससी बहुत सारे वर्ड्स यूज करती है, कहीं कमेंट, कहीं एनालाइज, कहीं एलिसिडेट, कहीं एलैबोरेट, टेल वर्ड्स जिन्हें ठीक है कहते ना? हैं। हाँ, हाँ तो उनका अलग अलग मीनिंग है। अगर यूपीएससी आपसे कह रही कमेंट करिए, तो आपका कमेंट मांग रही है वो, योर व्यूज। अगर वो कह रही है डिस्कस, तब आप दोनों साइड डिस्कस करिए। डिस्कस एंड कमेंट, दोनों साइड डिस्कस करके अपना कमेंट जरूर दीजिए। दैट इज द डिफरेंस। वेरी ट्रू सर। हाँ, जब कि तक हाँ क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आंसर कितना भी तो अच्छा मैं हो। कहाँ हमें दोनों साइड लिखनी है, कहाँ मुझे सिर्फ अपना व्यू दे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो पूछ क्या रहा है। वेरी ट्रू सर, वेरी हम लोग ट्रू। उसको पूछे भी नहीं, जैसे आपने कहा दोनों साइड लिख के छोड़ दिया। हाँ, मैं अभी कॉपीज चेक कर रही थी बहुत सारे बच्चों की जैसे मेंस के अंदर, तो मैंने रियलाइज किया कि बैलेंस का मतलब बड़ा मिसजज कर लिया गया है, या गलत समझ लिया है, गलत पढ़ लिया है, मुझे नहीं समझ में आया क्या करा उन लोगों ने। मैंने देखा बच्चों ने क्या किया, इधर के पॉइंट्स लिख दिए, ऑपोजिट के पॉइंट्स में लिख, जैसे जैसे सपोजिटली नक्सल पे कोई क्वेश्चन आया, पॉजिटिव्स ऑफ नक्सलिज्म क्या क्यों हुआ, नेगेटिव्स, और उसके बाद एक पीछे बैलेंस सा दे देंगे कि अच्छाइयाँ भी है बुराइयाँ भी हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कंट्रोल करने की। अब इस आंसर पे मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैं इस आदमी को जज कैसे करूं, क्योंकि आप उसकी आइडियोलॉजी नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि आपने उस बच्चे ने क्या कर दिया। बैक पे जाना पड़ेगा ना। नक्सलिज्म का जो सोर्स है, जो फर्स्ट थ्योरी है ना, वो ये लाइन बोल के चलते हैं कि पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। वो डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं रखते हैं। ठीक, तो पावर गन की बैरल से निकलती है, इसका मतलब वायलेंस में विश्वास रखते हैं। तो कितना भी उनके कॉज सही हो, फिर समझिए, मैं मानता हूं कि नक्सलिज्म जो है ना, जल जंगल जमीन के इश्यूज से आया है, लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस से आया है, लैक ऑफ डेवलपमेंट से आया है, ये उसके बेसिक रूट कॉजेज है। एग्रीड, हमारा होम ग्रोन है, आईएसआई ने आके नहीं पैदा किया, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनके वायलेंस को सपोर्ट करूं।
वेरी ट्रू। ठीक है ना, वो क्योंकि वो कॉजेज तो रिमूव डेमोक्रेसी कर में सकते विश्वास ही हैं। नहीं रखते। हाँ, वो कॉजेज पे काम करा जा सकता है, हाँ। लेकिन वायलेंस को नहीं Yes. सपोर्ट किया जा तो सकता। हम कॉजेज को दूर करने की कोशिश करेंगे और 50 काम करेंगे, किंतु वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। यही ये पूरी किताब में यही पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की गई है। ये एक बार एक माइंडसेट शिफ्ट या पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाए तो मुझे लगता है सर अपने आप ही सारी यस, वो आंसर समझ अच्छे आ आएंगे। जाएंगे, आंसर्स अच्छे आ जाएंगे, आपको अपने पता रहेगा कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। Yes, वही मैंने बोला ना, ये टॉपिक ही उस बात का है। वेरी ट्रू सर। सर आप बता रहे थे एक पर्सपेक्टिव जो बच्चों के लिए। चलो मैं 10 मिनट में देने की कोशिश करता हूँ। ये किताब कहीं कोई देख रहे हैं आप? इस कैमरे पे दिखा देता हूँ, है ना। ये मैकग्रो हिल ने छापी है, जो मैंने 2014 का फर्स्ट एडिशन था और अभी 24 में इसका 6th एडिशन है। एवरी सेकंड ईयर आई ब्रिंग आउट एन एडिशन, जिससे कि अपडेट होता रहता है। डाटा भी बहुत सारा डाटा बदल जाता है और फैक्ट्स भी बदल जाते हैं। वेरी ट्रू। तो मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ लोगों को कि इंडिया जब आज़ाद हुआ हमारा देश, तो वी वर बोर्न विद वन प्रॉब्लम। व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट? सर कम्युनलिज्म। नो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज कश्मीर। बिकॉज सबको पता होगा कि कश्मीर 15 अगस्त को हमारे साथ नहीं था, ये 48 में आया। ठीक है, बिकॉज द राजा ऑफ कश्मीर initially wanted to be, Hari Singh wanted to be, neither he didn't want to join Kashmir, Pakistan or India. हाँ, ठीक है, he wanted to stay neutral. yes, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। ठीक है, जो जब ब्रिटिशर्स ने 2 टुकड़े किए तो ये था भी आप इंडिया को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को ज्वाइन करो, तुम्हारी ऑप्शन है। तो वो ऑप्शन ये दोनों यूज नहीं करना चाह रहे थे कि नहीं तुम्हें इंडिया को ज्वाइन करो, नहीं तभी शायद उन्होंने शायद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था। ऐसा नहीं हुआ। फिर वो जब टाइम डिले हो गया, 15 अगस्त पास हो गया सब, उसके बाद पाकिस्तान ने इन द डिस्गाइज ऑफ ट्राइबल्स अपनी आर्मी से अटैक करवा दिया। जब उसे पता चला पाकिस्तानी आर्मी आ रही है तो उस पर तो दम था नहीं इसको लड़ने का। तब उसने इंडिया से कहा मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे को बचाओ। ठीक है, तो तब जब उस टाइम पे इंडियन फोर्सेस भेजी गई, ठीक है, और वो जहाँ पे उनको रोक दिया गया वो आज LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और तब उन्होंने एक प्रकार से इंडिया को ज्वाइन किया, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दैट मीन जो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हमारे सर पे थी कि पाकिस्तान उसको कहता है कि भाई इंडिया ने जो है ना प्लेबिसाइड नहीं करवाया या कि कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, और हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कब्जा कर रखा है एक टुकड़े पे। तो सो वी वर बोर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, राइट? यस सर। देन इन द 50s started the issue of Nagaland, northeast, when Fijo raised the revolt. तो it was internal insurgency kind of. उनका इशू ये था कि हम जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंडिया से नहीं जुड़े हैं, और हमारे तार जो है उधर भी हैं, हमारे रिलेशन बर्मीज साइड में भी हैं, और हम तो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो वो उसने बैनर ऑफ रिवोल्ट उठाया। सो वहां से हमें नॉर्थ ईस्ट का एक प्रॉब्लम शुरू हुआ। दैट वाज द सेकंड प्रॉब्लम। ठीक, फिर जो है नक्सल प्रॉब्लम लेट 60s में आई, नक्सलबाड़ी मूवमेंट के बाद। हाँ, तो नक्सलबाड़ी बंगाल में जगह है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट नक्सलिज्म। अदरवाइज बाकी जगह तो इसका नाम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ही है या माओइज्म है। ठीक है ना, हमारे देश में इसको नक्सलिज्म कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ था। तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये थी कि भाई किसानों का शोषण हो रहा है, जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी है। ठीक है, जबकि वो मार्क्सिस्ट फिलोसफी क्यों हर देश में लगेगी, ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ कास्ट स्ट्रक्चर है, दुनिया भर के और सिस्टम है। ठीक है, फिर भी उन्होंने रिवोल्ट उठाया और वहाँ पे वायलेंस भी आई काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारी तीसरी बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। ठीक है, फिर जो है इस बीच 65 और 71 के वार हो गए। वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रंट पे हुए। 62 भी हुआ, 65 और 71 हुआ, 3 वार हो गए 10 साल के अंदर। वी नो व्हाट हैपेंड इन 62। बट 65 और 71 में
कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये समझा दिया कि इंडिया से सीधे युद्ध में लड़ना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जितना आसान नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। तो 71 के बाद दे केम अप विद अ न्यू स्ट्रेटजी, प्रॉक्सी वॉर। यस, प्रॉक्सी वॉर। तो 71 से प्रॉक्सी वॉर शुरू होता है। वो था ना सर, एक लाइन भी हम पढ़ते थे मतलब इंटरनल सिक्योरिटी में कि ब्लीड इंडिया विद मेनी कट्स, इट्स लाइक ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। थ्रू 1000 ये कट्स आईएसआई का डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। भुट्टो ने भी बोला ये कहीं, माय गॉड, वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। मतलब उसमें इतने छेद कर दो अपने आप ही मर जाए, अपने आप ही ब्लीड होके खत्म हो जाए। तो ये जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी आईएसआई का आया, तब से हमारे लिए नया चैलेंज आया। टेररिज्म, यस, इंटरलैंड टेररिज्म। टेररिज्म तो जैसा मैंने कहा ये तीनों भी थे, कहीं ना कहीं कश्मीर, फिर कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट, डिफरेंट फॉर्म है वो, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में, फिर ये माओइज्म। बट ये हिंटरलैंड टेररिज्म की पूरे देश में फैलाने वाली बात जो है, ये 71 से इसकी बिगनिंग है। इट्स फर्स्ट मैनिफेस्टेशन वाज पंजाब। ओके, जो आईएसआई का गेम प्लान था, तो वो ये था कि भाई इंडिया में जैसे हमने टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, तो उसमें क्या करेंगे, ड्रग्स के थ्रू टेररिज्म फैला दो, फेक करेंसी फैला दो, सब तरह के इंडियन टेररिस्ट को सपोर्ट करो, उनको आर्म्स दो, जिसमें भी डिस्कंटेंट है उसको हवा दे दो। तो ये सारे काम उसने शुरू किए। तो पंजाब हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग वो है, स्टेट है, सदियों से बॉर्डर के वार झेलता आया है ना। उसको उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि इसमें वो फैला दो, मतलब डिस्कंटेंट फैला दो। हाँ, ठीक है, क्योंकि अगर पंजाब अलग हो गया तो कश्मीर तो फिर हमारा, क्योंकि बीच में पंजाब है। हाँ, एग्जैक्टली, और बॉर्डर एरियाज हो गए सारी, और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो जो पंजाब का आतंकवाद था 80s का, ये ऐसे स्टार्ट हुआ। ऐसे थोड़ी रातों रात इतनी AK-47 आ गई, दुनिया भर का RDX आ गया। यू नो RDX ना, 1 किलो RDX एक पूरे कमरे को उड़ा देता है। 50 आदमी मर सकते हैं 1 किलो में, सोचो। 50 से भी ज्यादा, 100 आदमी मर सकते हैं, और AK-47 लेके घूम रहे दुनिया भर के लोग। तो सब एवरीथिंग वाज सप्लाइड बाय पाकिस्तान। तभी उसके बाद ही हमने फेंसिंग किया बॉर्डर। हाँ, तभी तो फिर वो इन्फिल्ट्रेशन और इन सब चीजों पे काम हमने स्टार्ट किया। बॉर्डर मैनेजमेंट इसी का ही पार्ट आ जाता है शायद। तो वो तो हम लकी थे, हमारे पुलिस ऑफिसर्स KPS गिल जैसे तत्कालीन CM जो थे पंजाब के, फाइनली वी कुड कंट्रोल पंजाब टेररिज्म। बट आईएसआई का गेम प्लान देखिए, व्हेन पंजाब टेररिज्म वाज एट इट्स पीक, तब उन्होंने कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू करा 89 में। उनका तो वो था ना कि डाइवर्ट हुए यहाँ पे, दे कैन टेक एडवांटेज। तो वहाँ पहले एथनिक क्लींसिंग करा दिया, जो कश्मीरी पंडितों का इशू है 89 के बाद शुरू, 89 के बाद हुआ। और फिर रोज रिवोल्ट, रोज आंदोलन, फिर स्टोन पेल्टिंग, फिर ये फिर वो, एवरीथिंग वाज बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। कहने को बोलेंगे इंडिया का होम ग्रोन है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनकी एलिटी तो इनकी अपनी है, ये बोलेंगे ना कि इंडियन टेररिस्ट, ऐसा नहीं है। They are all supported by from the border. Yes. तो वो ये एक फेज आया, और इसी फेज के बीच में मैं ये और मानता हूँ एक नया डेवलपमेंट जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव देने के लिए, कि 92 के जो हैपनिंग्स थे अयोध्या वाली, उसके बाद आपको पता है मुंबई बम ब्लास्ट हुए, जिसमें करीब 300 लोग मारे गए। तो वो सब दाऊद ने कराए थे। तो उसके बाद से ये हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम का एक सबसे बड़ा, समझ लीजिए, एक सिंबल मान लीजिए कि जो वो कर रहा है वो सारा ऑर्गेनाइज क्रिमिनल इस तरह के एक्टिविटीज में रहते हैं। तो उसके बाद से उन्होंने इस बात को पूरे देश में धीरे धीरे फैला दिया। कम्युनलिज्म प्लस टेररिज्म जो कभी कश्मीर या पंजाब या नॉर्थ ईस्ट तक सीमित था, फिर पूरे देश में हुआ पिछले 20 साल, 2008 तक देख लो आप, कभी यहाँ ब्लास्ट, कभी वहाँ ब्लास्ट, कभी, है ना, 2008 में फिर रायट्स या कुछ अलग-अलग, 2008 में फिर मुंबई में अटैक हुआ। तो ये इसको हम हिंटरलैंड टेररिज्म बोलते हैं, जो पूरे देश के हिंटरलैंड में भी, कभी दिल्ली में ब्लास्ट, एक टाइम होता था दिल्ली में हम बड़ी ऐड देते थे कि किसी भी अननोन चीज को मत छूइएगा मत। हाँ, सबने देखे हैं वो वाले एडवर्टाइजमेंट। तो वो भी फेज एक आया है।
हाँ, तो इस तरह से ये हमारे एक प्रकार से वो है हाँ, हिस्ट्री। और हमको मतलब 3 बड़े थिएटर्स बोलते थे, मैंने सीआरपीएफ और बीएसएफ में भी काम किया, एक कश्मीर, एक नॉर्थ ईस्ट और एक नक्सलिज्म। हम्म, तो तीनों पे अलग अलग स्ट्रेटजी लगेगी, अलग अलग ढंग से मेहनत हुआ है। हम्म, आई वुड से कि पिछले 10 सालों में हम्म, कश्मीर की प्रॉब्लम 40% रह गई है, हम्म, नॉर्थ ईस्ट की तो 15-20% ही रह गई थी, ऑलमोस्ट खत्म था नॉर्थ ईस्ट। वो मणिपुर में जो है ना, वो उनकी आपसी लड़ाई में आ गया है। मेटे और कुकीज के यस, बीच में जो हुआ अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट के जो इश्यूज थे ना, वो काफी हद तक कंट्रोल में आ गए थे। एसिमिलेशन, हाँ, कम्युनिकेशन, ठीक है, डेवलपमेंट, हम्म, कनेक्टिविटी, ये सारा लगभग पूरा हो गया है। हम्म, बहुत बड़ा काम हुआ नॉर्थ ईस्ट में। हम्म, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, मोस्टली ग्रुप्स ने गवर्नमेंट के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साइन कर लिया। हम्म, तो नॉर्थ ईस्ट तो 10-15% प्रॉब्लम रह गया। हम्म, इवन जो माओइज्म है वो 1/3 पे नक्सलिज्म आ भी, गया हाँ, है, वो 1/3। सर काफी सारे स्टेट से तो चला ही गया है हाँ, एक काफी तरीके सारे से। स्टेट से चला गया, 1/3 पे आ गया। हम्म, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो ऑफिशियली हम बोलते थे 180 हैं अफेक्टेड बाई हम्म, नक्सलिज्म, हम्म, अभी वो कुछ 2022 का कब का डाटा दिख रहा है, 70 रह गए। हम्म, 70 में से भी अब धीरे धीरे 40 के करीब आ रहे हैं। वो इंटेंसिटी भी कम हुई है पहले इंटेंसिटी तो से। बहुत ही कम है। हम्म, हम्म, और जब से छत्तीसगढ़ को सबसे बड़ा हेडक्वार्टर मान रहे हैं, उसमें भी इन्होंने एक डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, जो पुराने नक्सलवादी थे वो छोड़ करके उनको पुलिस में भर्ती किया डीआरजी के फॉर्म में। तो बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिली हैं। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी सरेंडर पॉलिसी भी बहुत अच्छी आई है। तो बहुत लोग अब उसको छोड़ के मुख्य धारा में इंटीग्रेट हो रहे हैं। शामिल हो रहे हैं। सो आई वुड से कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये है अभी कि काफ़ी हमें जो है इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रंट पे मोस्टली जगह काफ़ी सफलताएं मिली हैं पिछले 10 सालों में। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर इंडिया ऑन दिस फ्रंट। So, but new challenges are also coming up, like न्यू चैलेंजेस तो हैं और रहेंगे। अब मैं हाँ, बताता हूँ। न्यू चैलेंजेस में साइबर सिक्योरिटी हाँ, एक बड़ा चैलेंज है, जो आप जिसको आपने फोर्थ वारफेयर बोला है। दूसरा ये जो SFJ है, 6 फॉर जस्टिस, ये एक सिर उठा रहा है। और खासकर ऐसे कंट्रीज कनाडा, अमेरिका, यूके, वहाँ पे जो हमारा इंडियन पंजाब का एलिमेंट बैठा था, जो कहीं ना कहीं उसको वहाँ से हवा दे रहा है इस आंदोलन को, तो दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारी मासिस में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, किंतु फिर भी हवा देने की कोशिश हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्रिमिनल एलिमेंट्स को और कुछ काम नहीं मिल रहा, तो वो इस चीज को और अपनी, मोस्टली क्रिमिनल द्वारा ही चला जा रहा है। हाँ हाँ, क्रिमिनल्स द्वारा ही चलाया जा रहा जो है। लोग जो गैंगस्टर्स है ना, जो अदरवाइज गैंगस्टर्स है, उनको इसके बहाने पैसा मिल जाता है, उनको पैसा मिल जाता है, वेपन्स मिल जाते हैं, वो वेपन्स कर मिल देते जाते थे। हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ड्रोन्स एक नया चैलेंज है। ड्रोन्स ड्रोन्स के थ्रू वेपन्स आ रहे हैं बॉर्डर से, पंजाब में भी, जम्मू में भी ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स आ रही हैं। वो एक नया चैलेंज है। तो ऐसे चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते, और ये तो फील्ड ही ऐसा है। जब एक हमारा एक राइवल बैठा है फुल टाइम, उसका काम ही यही है कि इसको कंट्री को डिस्टेबलाइज करो, तो वो तो 24 घंटे प्रयास करेगा ना। तो हमें सुपर अलर्ट तो रहना ही है। आई एम जस्ट सेइंग कि अलर्ट होंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी। तो ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, और एक एक चैप्टर लेंगे तो फिर उसमें और डेप्थ में आ जाएगा। बट अगर आदमी एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझेगा अपने उसका, तो आंसर हमेशा बेटर होगा। इससे एक जैसे कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी, एक पर्सपेक्टिव, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की जो कहानी है, वो चली कैसे और कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुई, और आज कहाँ पे है ना। और शायद AI वाली चीज़ों से आगे कहाँ तक जा सकती है ना, क्या नए चैलेंजेस प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली सर, इट वाज वेरी एनलाइटनिंग सर, एंड थैंक यू सो मच। अरे आज जी, हमने थैंक यू सो मच। मुझे तो हमेशा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई बच्चों के लाइव होता ना, तो हम बच्चों के सवाल ले लेते हैं, उनके बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। बहुत सर, बहुत। और सर, हम अगली बार है ना ऐसा ट्राई करेंगे, जब भी आप दिल्ली में हो, कि बच्चों के साथ एक सेशन प्लान करें, जरूर करेंगे, है ना, क्योंकि बच्चों को भी, और इंटरनल सिक्योरिटी सर मुझे लगता है कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा, और एक एग्जाम के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक हर देश के नागरिक के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है कैसी, क्या चैलेंजेस हैं, वो पता होने चाहिए। क्योंकि एक शायद बात और है ना,
हर आदमी किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के दो पहलू होते हैं। जैसे हाँ। आपने कश्मीर फाइल्स देखा होगा, तो किस तरह से मतलब कुछ लोग उसमें आपने देखा ना, किसी एकदम से रोंग है टेररिज्म, उसको भी सपोर्ट करने का एक लॉजिक बना के दिखा देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई इलॉजिक लगाना हो तो जाने कितना इलॉजिक आ जाएगा, कितने भी सारे लगा सकते हैं। वही नक्सलवाद की बात है। तो हमें उन इलॉजिक्स के पार देखना है कि नॉर्थ ईस्ट हमेशा से इंडिया का हिस्सा रहा है। इवन महाभारत के दिनों में नॉर्थ ईस्ट है हमारे साथ। हाँ बिल्कुल सर, 100% वो इंडिया का हो रहा है। तो वो जो जितना भ्रम और जाल फैलाया जाता है ना, ब्रेन वॉशिंग, तो उससे उससे दूर रहना हमको, और नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से सोचना। चित्रांगदा तो आपको पता ही होगा, अर्जुन की वो जो है, हाँ हाँ बिल्कुल। वो जो ट्राइबल से जितने भी प्रिंसेसेस थे, सम ऑफ देम वर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। नहीं मतलब कामरूप और चित्रांगदा तो दो बड़े एग्जाम्पल हैं कि महाभारत कालीन भारत में पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट शामिल है। वेरी ट्रू सर। और मुझे लगता है कि अवेयरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर व्यक्ति अवेयर होता है ना, तो वो ब्रेन वॉशिंग का विक्टिम नहीं बनता आसानी से। हाँ, तो हमें इसके आंसर करते वक्त यही देखना है कि हमें वो ब्रेन वॉश वाला एंगल रिवर्स नहीं लेना है। वेरी ट्रू सर। क्योंकि अगर हम दूसरे वाले जाल में आ गए तो इसका मतलब आप भारतीय सिविल सर्वेंट की तरह नहीं सोच रहे हो। और जो कि पैरामाउंट कंडीशन है। यस, कि आपको हमेशा अपने नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में सोचना है, और ये हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कैसे हम आतंकवाद को कंट्रोल करें, कैसे हम इंसर्जेंसी कंट्रोल करें, कैसे हम नक्सलवाद को कंट्रोल करें, कैसे हम कम्युनलिज्म को कंट्रोल करें। साइबर सिक्योरिटी में कौन एलिमेंट हैं जो पीछे पड़े हैं, उसमें क्या क्या तरीके हैं, मतलब जो भी है हमेशा हमें नेशनल इंटरेस्ट में सोचना। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। और शायद वो क्लैरिटी आएगी, और यूपीएससी में मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट की जाती है चीज वो है क्लैरिटी। एफएसपा पे मैं बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछेंगे कि एफएसपा क्यों नहीं हटा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ये है वो। क्योंकि न्यूज रिपोर्टिंग सर ऐसे आती है ना। भाई न्यूज रिपोर्टिंग तो वो तो इंडियन सिविल सर्वेंट नहीं है ना। वही, हाँ, वो तो उसको तो सनसनी बिकती है वहाँ तो। एग्जैक्टली, वो कैसे सेंसेशनलाइज तो कर कैसे सकते हैं। सेंसेशनलाइज करेगा, वो तो उस तरह से बोलेगा ना। तो मेरा उसमें टेक पता है क्या है, अगर कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है, ठीक, तभी तो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस जाएंगे। हाँ सही बात है भाई, अदरवाइज जो है पीसफुल जगह थोड़ा ना जाएंगी, पीसफुल जगह नॉर्मल पुलिस हैंडल करेगी। थोड़ा सा जब वो डिस्टर्ब होगा तभी वहाँ पे हम बीएसएफ सीआरपीएफ उसको बुलाएंगे, ठीक, जिनको सीएपीएफ को बुलाएंगे। और ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो कहीं आर्मी भी लाएंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में दो सीएपीएफ भी हैं और आर्मी भी, ठीक है। तो जब मैंने एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ पे लगानी पड़ रही है बिकॉज इट इज डिस्टर्ब्ड, अब मैंने वो लगा दी, उनका अधिकार कुछ भी नहीं दूं, वो किस काम के? वो तो पपेट्स हो गए, वो किस काम के? हाँ। तो मेरा यही कहना है, अगर मेरे को एक एरिया इतना डिस्टर्ब है कि जहाँ मुझे फोर्सेस लगानी पड़ रही है तो उन्हें कुछ राइट्स देने पड़ेंगे। अब ये बात सच है कि हो सकता है उनमें से कुछ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करके मिसयूज कर रहे हो, लेट्स से जिसको बोलते हैं फेक एनकाउंटर्स, रेप, हो सकता है 2% 1% हमारे ये जो जवान है या किसी की गलती हुई तो उनको सजा देंगे। हाँ, they are not above law. They are not above law. तो उनको पनिश किया जाए, उनको सब, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं उनके सारे पावर छीन लूं, फिर वो फोर्स वहाँ पे उसका उसके नहीं। और अगर फोर्स को पावर नहीं दी गई और फोर्स बचा नहीं पाई तो उसके जो रिपरकशंस में जो वायलेंस होगी या उसके रिपरकशंस में जो रेप्स या और राइट्स होंगे, वो किसकी जिम्मेदारी होगी फिर? तो इफेक्टिव बनाने के लिए फोर्स को, उसके लिए वो उतना रखना जरूरी है। अब तो आधे से ज्यादा एरिया से हट चुका है। वो तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी आती जाएगी, जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल क्यों रखना पीस चाहेगी बढ़ रही है, सरकार? ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली फोर्सेस भी क्यों रखना चाहिए? क्यों रखना चाहेंगी सरकार, क्यों रखना चाहेगी? मतलब उसको भी कहीं ना कहीं टेंशन रहती ही है कि एग्जैक्टली कि भाई ये यहाँ पे अगर ऑफस्पा लगा हुआ है तो वी आर अंडर दी वॉचफुल आइज, है ना। वो भी चाहेंगे कि ये सब हटाया जाए, क्योंकि अगर डिस्टर्ब नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर ये लॉजिक समझ में इंटरनेट पे पहले ही बोल दिया कि कभी ऐसे माहौल हो जाते हैं कि इंटरनेट रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा। हमने इवन उत्तराखंड जैसी जगह पे कभी कभी हम एक रात के लिए 24 घंटे के लिए 12 घंटे के लिए करते हैं। कोई सेंसेशनल मर्डर हो गया, इंटर कम्युनिटी हो गया, और हमें लग रहा है अगर ये रात भर फैल गया तो ये बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, तो वी डू इट, वी क्लोज इट फॉर 12 आवर्स, फॉर 24 आवर्स।
तो इट हैज समटाइम्स इट हैज टू बी डन. हाँ. सो और सर मुझे लगता है कि एक नैरो पर्सपेक्टिव और एक बिग पिक्चर देखने का अंतर है बस. यस है ना? कि हम थोड़ी सी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो हम एक ऐसे उसे देख रहे हैं, या फिर हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल वायलेंस रोकी जा रही है, ओवरऑल अभी जो पर्सपेक्टिव सही निकला है, जो आपने मीडिया की बात की, कि मीडिया को सनसनी ज्यादा बिकती है, और जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सन है वो नहीं सनसनी फैलाता है. हाँ. वो पूरा पर बहुत कम है सर अब. वो बैलेंस्ड फिर भी दिखाने की कोशिश करता है. पर मैं तो एज ए इंडियन सिविल सर्वेंट सोचूंगा ना, तो मुझे तो एग्जैक्टली बिग पिक्चर देखनी है. बिल्कुल. जैसा मैं जब है ना बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, तो बच्चे पूछते हैं ना कि हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि पढ़ो, चाहे एक या फिर दो पढ़ लो, लेकिन कोशिश करो कि उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन लिए और उसके बाद खुद भी सोचा. क्योंकि कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर्स लेफ्ट्स होते हैं, कई न्यूज़पेपर राइटिस्ट होते हैं, है ना, कई ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं कि वो लेफ्ट है कि राइट है. किन्हीं मौकों पे, किन्हीं चीजों पे वो लेफ्ट हो जाते हैं, किसी के साथ कभी राइट हो जाते हैं. तो लेकिन हमारा व्यू जो होना चाहिए वो एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होना चाहिए कि ना लेफ्ट हो ना राइट हो, जो सही है, जो रियलिज्म है, उसके लिए हमारा एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. और नेशनल सिक्योरिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस एंड जीरो कॉम्प्रोमाइज. जीरो कॉम्प्रोमाइज. हाँ, वेरी ट्रू. तो ये एटीट्यूड रखना है, तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. सेम जब मैं एथिक्स पढ़ाती हूँ तो मैं भी बताती हूँ कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन. क्योंकि अगर आप ये उसमें भी बैलेंस्ड आंसर लिखने लगे, उसमें भी सर लिखते हैं. मुझे अपनी फैमिली का देखना है भाई, तो फैमिली का देखना, तो फिर तो क्यों आ रहा है इधर. सही बात है. नहीं सर, उसमें तो मैं गवर्नमेंट ने एक जिम्मेदारी दी है, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठाया है, तो यू हैव टू लुक फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. एग्जैक्टली. पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, तुम ये देखोगे कि मेरी फैमिली नहीं तो मर जाएगी, या ट्रांसफर इतना दूर हो जाएगा, ये तो इसका मतलब आप स्वार्थी हो रहे हो. That means you are not ethical. You have to look at the issue from public perspective. सर अभी मैंने हाल ही में कहीं तो कुछ आजकल बच्चों के ना न्यूज़पेपर वगैरह, ये आंसर्स वगैरह के अंदर मैंने देखा, और कहीं इंटरनेट पे करप्शन इज द ग्रीज ऑफ द मशीनरी ऑफ गो, एंड आई वाज लाइक बच्चे लिख रहे हैं, ऐसे लोग को जीरो मिलेगा. अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर जीरो ही मिलेगा. मतलब ये आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता है. ये कैसे हो सकता है कि नहीं है, बहुत लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस समाज में एक्सेप्टेंस आती जा रही है ना, इसलिए तो टॉपिक लाया गया. इसलिए सिलेबस में पहले तो नहीं था. सेकंड ईयर्स ने रिकमेंड किया कि एथिक्स की पढ़ाई होनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स की. और सब बहुत क्लैरिटी भी आती है जब हम एथिक्स पढ़ते हैं. मतलब अभी जैसे अप्रोचेस वगैरह पढ़ते हैं कि भाई ये यूटिलिटेरियनिज्म है, ये डियोंटोलॉजी है, ये हमारा ईगोइज्म, अलग अलग जैसे हमने उसमें पढ़े, तो एक खुद में भी बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये गलत है तो क्यों गलत है ना, और गलत क्यों है, और इसके रेफरेंसेस या एग्जांपल्स क्या है, या केस स्टडीज क्या है. तो वो एक अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि अच्छा है कि ये इंट्रोडक्शन हुआ इस सब्जेक्ट का. उसको बस लगातार इवॉल्व करते रहना चाहिए. बच्चे वो क्या कर रहे हैं, सब एक रटा रटा ऐसे लिखने लग गए हैं. हाँ. वो आजकल सर वो चल रहा है ना कि पॉइंट्स लिख दो बस, और एक फ्लो चार्ट बना दो कंटेक्स्ट के साथ. किसके साथ. और जब मैंने ही एक बात और सर ऑब्जर्व करी कि जब बहुत जेनेरिक गाइडेंस हो जाती है ना, तो वो गाइडेंस नहीं रहती, वो एक जिसे कहते हैं ना मिस गाइडेंस बन जाती है. ठीक बात है. सर वेरी मच थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, हमारी मतलब बात करके मजा आ गया. बहुत सारी बच्चों को बहुत हेल्प मिली हुई होगी, है ना. आई होप कि उनकी भ्रांतियां खत्म हो, और उनकी डिलेमा खत्म हो, दुविधा जिसे बोलते हैं हिंदी में. उनको एक ही लाइन में आंसर डालना है बस. एग्जैक्टली. और इंटरनल सिक्योरिटी की एक बैकग्राउंड जो आपने दी, उससे उन्हें काफी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड वी होप that you come again for student interaction. Certainly, interaction I always enjoy. Thank you so much, sir. Thank you. Please.